की हवा में बारूद की गंध धुल चुकी थी। ऊपर से लालू यादव की सरकार का संरक्षक, नीचे जनता के दिलों में साहिब के नाम का डर और अंधी भक्ति। पुलिस के लिए वे एक ऐसा नाम था जिससे आंखें मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन 16 मार्च की सुबह एक ऐसी घटना होती है जिसने बिहार पुलिस और साबुद्दीन दोनों की हदें परख डाली। उस दिन सिवान के डीएसपी संजीव कुमार एक स्थानीय आरजेडी नेता मनोज कुमार उर्फ पप्पू को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। मनोज वही था जो साबुद्दीन का बेहद करीबी माना जाता था। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही प्रतापपुर का हवेली जैसा घर अचानक गुस्से से भर उठा। साबुद्दीन ने मौके पर पहुंचकर डीएसपी को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया और फिर वही वर्दी की बेइज्जती करते हुए उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। सिवान में पहली बार किसी ने पुलिस अधिकारी के साथ ऐसा सलूक किया था, मगर बात यही खत्म नहीं हुई। पुलिस ने अपनी तौहीन का जवाब देने की ठानी। एसपी बच्चू सिंह मीना ने लगभग बगावत कर दी। सैकड़ों पुलिसकर्मी को इकट्ठा किया, यहां तक कि उत्तर प्रदेश से भी बल मंगवाया और पूरे सिवान को घेर लिया। पुलिस जीपों और ट्रकों की काफिला साबुद्दीन के घर की ओर बढ़ा तो माहौल किसी युद्ध जैसा था। लेकिन वहां उनका सपना तैयार गैंगस्टर से हुआ। गोलियों की आवाज से सिवान थर्रा उठा। 2 पुलिसकर्मी मौके पर मारे गए, कई घायल हुए और जवाबी फायरिंग में साबुद्दीन के 8 गुर्गों ढेर हो गए। लेकिन साबुद्दीन खुद गायब हो गया। कहा जाता है कि साबुद्दीन बुर्का पहनकर गन्ने के खेते के रास्ते भाग निकला था। पुलिस को उसे घर से 3 AK-47 राइफल मिली और उस देशद्रोही सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का केस दर्ज किया गया। लेकिन जो कुछ हुआ वो बिहार की राजनीति की असलियत को दिखाने वाला था। साबुद्दीन को लगा कि लालू यादव ने ही उससे मरवाने की कोशिश की है, इसलिए वे अंडरग्राउंड हो गया। मामला इतना बड़ा कि खुद लालू यादव को सिवान आना पड़ा। उन्होंने साबुद्दीन को समझाया कि अब पुलिस की मनमानी थी और जांच कमेटी गठित कर दी गई। नतीजा वही जो सबको पहले से पता था। साबुद्दीन को बेकसूर बताया गया। 2 पुलिस वाले की हत्या के बावजूद किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा अगले ही दिन एसपी मीना और बाकी अफसरों का तबादला कर दिया गया। जब सिवान के जिलाधिकारी से मीडिया ने पूछा कि आखिर लोग इतने अपराध से डरते क्यों हैं, तो जवाब दिया, सिवान के लोगों के लिए साबुद्दीन महात्मा गांधी के बराबर है। वो उससे डरते नहीं, प्यार से वोट देते हैं। यही था उसका रसूख, जिसने पुलिस की गोली चलाने के बावजूद भी सरकार से इनाम पा लिया था। इसी साल उस सीपीएसवी नेता मुन्ना चौधरी के अपहरण और हत्या का आरोप लगा। गवाह राजकुमार शर्मा ने बताया, हुआ और मुन्ना बाइक से जा रहे थे जब साबुद्दीन के आदमी उन पर टूट पड़े। गोली लगने के बाद मुन्ना को उठाकर ले जाया गया और कुछ दिन बाद उसकी लाश एक ईंट भट्टे की चिमनी मिली। कहानी यही खत्म नहीं होती है। मई 2001 में दिल्ली पुलिस ने तहलका मैगजीन के सीईओ तरुण तेजपाल की हत्या की साजिश में अंडरग्राउंड के 6 लोगों को पकड़ा। पूछताछ में लीडर भूपेंद्र त्यागी ने ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसने कहा था इस साजिश के पीछे का असली दिमाग साबुद्दीन था। त्यागी के मुताबिक साबुद्दीन कई बार नेपाल गया था, बीरगंज और काठमांडू में ISI एजेंट से मिला था और हथियारों के सौदे किए थे। उसने बताया कि वह एक बार साबुद्दीन के साथ कश्मीर के सुपोर भी गया था, जहां आतंकवादियों से मुलाकात की थी। बातचीत AK-47 की सप्लाई से लेकर शुरू हुई, लेकिन साबुद्दीन ने वही डिलीवरी लेने से इनकार किया क्योंकि उसे लगा कि सेना की चेकिंग सख्त है। इंजेक्टेड ब्यूरो की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि थी कि साबुद्दीन के पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI और दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं। सरकार लुक आउट नोटिस जारी करने की तैयारी में थी, लेकिन इससे पहले ही वे सऊदी अरब के जिद्दा भाग गए। 2 साल बाद साल 2003 में बिहार पुलिस के DGP DG ओझा ने वह किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने CPI-ML के नेता छोटेलाल के अपहरण केस में साबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले साबुद्दीन ने ओझा को धमकी दी थी कि 6 महीने बाद जब तू रिटायर होगा तब तेरा हिसाब चुकता कर दूंगा, मगर ओझा डरे नहीं। गिरफ्तारी के बाद कहा जाता है कि राबड़ी देवी भड़क गई थी। जब ओझा उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने 3 बार पूछा कि साबुद्दीन को पकड़ने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं गया। आखिर में ओझा का धैर्य टूटा और कहा, मैडम, अपराधी को पकड़ना DGP का अधिकार है, इनमें अनुमति की क्या बात है, ली जाती है। लेकिन जेल में साबुद्दीन की दुनिया किसी राजा से कम नहीं थी। बीमार होने का बहाना बनाकर वह अस्पताल शिफ्ट हो गया और वहां एड्स वार्ड पर कब्जा कर लिया। यही वार्ड जो उसकी सांसद निधि से बना था, वहां मरीजों की जगह उसके आदमी रहते थे और वही उसकी दरगाह बन गई थी। लोहे की कुर्सी पर बैठकर साबुद्दीन फरियादियों की सुनवाई करता, फोन उठाकर अफसरों को आदेश देता, हम बोल रहे हैं। उधर से जवाब आता, हाँ साहब। विवाद बढ़ा तो पटना हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा सिवान जेल भेजा गया।
मगर जेल भी उसके लिए किसी होटल से कम नहीं थी। एक पूरा फ्लोर साउद्दीन के लिए रिजर्व था, जिसमें फ्रिज थी, टीवी था, जिम था और हर आराम की चीज वहां मौजूद थी। बाहर जो राज था वही राज साउद्दीन का अंदर का भी कायम रहा। गिरफ्तारी के कुछ हफ्ते बाद डीजीपी ओझा ने 265 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें लिखा था साउद्दीन के आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं। 2001 में मक्का में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी और वे कश्मीरी आतंकवादियों AK-47 खरीद कर बिहार और यूपी में बेचा करते थे। साउद्दीन की कहानी यहाँ तक ही नहीं रुकी। एपिसोड दूसरा देखें, वीडियो शेयर जरूर करें।